हमने इसके पिछले लेक्चर में परासरण क्रिया को और विसरण क्रिया को पढ़ा था। साथ में हमने ये भी देखा था कि परासरण दाब क्या होता है और परासरण दाब को ज्ञात करने के कितने प्रोसेस हैं या कितने प्रकार से हम परासरण दाब को ज्ञात कर सकते हैं। तो उसमें से दो प्रोसेस थे जिससे परासरण दाब को ज्ञात किया जा सकता था। पहला प्रैक्टिकल मैंने आपको बता रखा था परासरण दाब को ज्ञात करने के लिए, जिस पर विलेय पदार्थ पर कुछ दाब आरोपित करते हुए आप परासरण क्रिया को रोक देते थे और उस परासरण क्रिया को रोकने के लिए आपको विलेय पदार्थ पर जितना दाब आरोपित करना होता था उसे परासरण दाब कहते थे। आज परासरण दाब को ही पता करने का एक और मेथड देखते हैं या एक और विधि देखते हैं कि परासरण दाब हम और कैसे माध्यम में निकाल सकते हैं या और किस प्रकार से हम परासरण दाब को ज्ञात कर सकते हैं। तो आज मेरे पास एक दूसरा मेथड है जिससे परासरण दाब को आसानी से ज्ञात किया जा सकता है। आप इसको देखिए और समझिए कि परासरण दाब को कैसे ज्ञात कर सकते हैं सेकंड मेथड के थ्रू। देखो, सेकंड मेथड के थ्रू अगर मैं परासरण दाब को ज्ञात करने के लिए स्टार्ट करता हूं तो मुझे तकरीबन वैसे ही कंपोनेंट चाहिए होंगे, वैसे ही उपकरण चाहिए होंगे। तो मैं क्या कर लेता हूं, एक बड़ा सा पात्र ले लेता हूं, एक बड़ा सा बर्तन ले लेता हूं जिसमें मैंने विलायक पदार्थ को भर रखा है। ऐसा मैंने एक बड़ा सा पात्र ले लिया, इस बड़े से पात्र में मैंने विलायक पदार्थ को भर रखा है। अब जब मैंने विलायक पदार्थ को भर रखा तो मैं क्या करने वाला हूं, इसमें पूरी तरीके से विलायक पदार्थ भरा है। विलायक पदार्थ के भरने के बाद मैंने इसमें एक और पदार्थ को, इसमें मैंने एक और छोटे से कंटेनर को रखा। छोटे से कंटेनर को मैं और रखे देता हूं। ये हो गया वो छोटा सा कंटेनर। ये छोटा सा कंटेनर जो है, कहने का मतलब है ये एक बड़ा सा पात्र है, उसके अंदर छोटा सा कंटेनर। ये छोटा सा कंटेनर पाइप की तरह है और पाइप की तरह होने के अतिरिक्त इसमें ये जो पाइप अंदर की ओर आपको दिख रहा है, छोटा कंटेनर दिख रहा है, ये एक अर्धपारगम्य झिल्ली द्वारा बना हुआ है। एक ऐसी अर्धपारगम्य झिल्ली द्वारा जो केवल विलायक के कणों को तो अलाउ करेगा अपने अंदर से जाने के लिए, लेकिन विलेय पदार्थ के किसी कण को अपने अंदर से जाने के लिए अलाउ करने वाला नहीं है। तो मैं पात्र का नाम कुछ लिखे देता हूं। देखिए, ये जो है ये है अर्धपारगम्य झिल्ली, अर्धपारगम्य झिल्ली। ये सिलिंडरकर पात्र है, बेलनाकार पात्र, बेलनाकार पात्र। और बेलनाकार पात्र में मैंने विलयन को भर रखा है, या आप ये कह सकते हो कि विलायक को भर रखा है। कुछ भी आप लिख सकते हो, विलायक को भर रखा है। और विलायक को भरने के बाद मैंने अंदर वाले सिलिंड्रिकल बर्तन पर, अंदर वाले पात्र पर एक विलयन को भर रखा है। ध्यान रखने वाली बात है, विलयन का मतलब इसमें कुछ मात्रा में विलेय भी होगा अंदर और कुछ मात्रा में विलायक भी होगा। लेकिन अगर इस सिलिंड्रिकल बर्तन जिसको अर्धपारगम्य झिल्ली आपने कहा, इसके बाहर अगर मैं देखता हूं तो मैंने एक शुद्ध विलायक पदार्थ या जल को भर दिया है। अब जल को भरने के बाद मैंने क्या किया, इस पर कांच की एक पतली नली को रख दिया है। कांच की एक पतली नली जो है उसको रख दिया है। अंदर वाले सिलिंडर पर मैंने वाटर की अमाउंट या कोई सॉल्यूशन भर रखा है और मैंने बाहरी हिस्से पर केवल विलायक को भरा है। आप सभी जानते हैं विलायक के कणों का आकार छोटा होता है और विलयन में या विलेय के कणों का आकार कैसा होता है, बड़ा। अब जैसे ही विलेय और विलायक के मध्य या विलयन और विलायक के मध्य परासरण क्रिया प्रारंभ होगी, आपने इस बात को कल भी देखा था, क्योंकि विलायक के कणों का आकार छोटा होता है, ये इस अर्धपारगम्य झिल्ली को पार करके किसकी ओर जाने लगते हैं, विलयन के अंदर जाने लगते हैं। अगर विलायक के पार्टिकल धीरे धीरे विलयन के अंदर जाने लगते हैं तो मैंने एरो का निशान बना दिया है इस बात को समझने के लिए कि विलायक का पार्टिकल अर्धपारगम्य झिल्ली के अंदर भरे हुए विलयन के अंदर जाने लगते हैं, विलयन पर पहुंचने लगते हैं। इधर भी विलयन के अंदर पहुंचने लगते हैं विलायक के पार्टिकल।
तो सबसे पहले मैं क्या करूंगा कि जब मैंने सबसे पहले विलयन को अंदर अर्धपारगम्य झिल्ली वाले सिलेंडर पर भरा था, मैं द्रव की ऊंचाई को नाप लूंगा, या मैं द्रव को इतना भरूंगा केवल नली के 0 पॉइंट पर हो। लेकिन जब मैं देखूंगा कि अर्धपारगम्य झिल्ली के थ्रू विलायक का पार्टिकल विलयन के अंदर पहुंचने लगा है, क्योंकि विलायक का पार्टिकल विलयन के अंदर पहुंचने लगा है, विलायक का स्तर तो घटेगा, लेकिन विलयन के स्तर में क्या होने लगेगी, बढ़ोतरी होने लगेगी, वृद्धि होने लगेगी। मैं इस बात को चेक करूंगा कि विलयन का स्तर इस नली में अभी तक तो 0 था, 0 था, लेकिन अब यह नली पर बने पैरामीटर में कितनी ऊंचाई तक बढ़ने वाला है, मैं इसको चेक करूंगा। हो सकता है कभी कभी परासरण क्रिया इतनी धीमी होती है कि परासरण क्रिया में या परासरण क्रिया के द्वारा विलयन के स्तर को बढ़ने में 2 से 3 दिन भी लग सकते हैं, लेकिन अब हम इस बात को चेक करेंगे धीरे धीरे कि ये परासरण क्रिया के दौरान जो विलयन का स्तर है इसमें कितनी वृद्धि हुई है। अब विलयन के स्तर में वृद्धि को चेक किया जाएगा। विलयन के स्तर में वृद्धि एक समय ऐसा आएगा, पहले तो वृद्धि होती रहेगी, स्तर में होती रहेगी, एक समय ऐसा आएगा जब विलयन के स्तर में जितनी वृद्धि हो चुकी है अब वो फिक्स हो जाएगी। अब विलयन का स्तर उससे ऊपर जाने वाला नहीं। जब विलयन का स्तर ऊपर जाने पर रुक जाएगा, एक समय फिक्स हो जाएगा, मैं 0 यूनिट से उसकी रीडिंग नाप लूंगा। हम ये पता कर लेंगे आखिर विलयन के स्तर में कितनी ऊंचाई की वृद्धि हुई है। यदि विलयन के स्तर में h ऊंचाई में वृद्धि हुई है, आप ध्यान रखने वाली बात यह भी है, इसके अंदर क्या भरा हुआ है, आपने एरो से देखो क्या बनाया था, विलयन। विलयन में कितने पदार्थ होते हैं, 2, एक विलेय और एक विलायक। तो हम सबसे पहले चेक करेंगे कि विलेय का विलयन पर घनत्व कितना है। अगर विलेय पर विलयन का घनत्व पता हो गया, हमें घनत्व कैसे पता करना है, W/V से। फिर आप एक चीज को ध्यान रखोगे, जैसे कोई पूछेगा सर ये विलयन का सॉल्यूशन का घनत्व कैसे निकालें, तो सॉल्यूशन का घनत्व किससे निकलेगा, W/V से। W क्या होगी, विलेय पदार्थ की ग्राम में मात्रा, और V क्या होगा, पूरे विलयन का आयतन। हालांकि आपको ध्यान रखने की चीज है, आपको विलायक का आयतन नहीं लेना है, आपको केवल उस विलयन का आयतन लेना है ये जो सिलेंड्रिकल अर्धपारगम्य झिल्ली के अंदर विलयन भरा है। तो उस विलयन का घनत्व कैसे निकलेगा, विलेय का द्रव्यमान या विलेय की ग्राम्य मात्रा बटे विलयन का आयतन। आप घनत्व निकालोगे। मैं ऐसा मान लेता हूं कि विलयन ने h ऊंचाई को ग्रहण किया, और h ऊंचाई को ग्रहण किया, उस विलयन का जब मैंने घनत्व नापा तो वो घनत्व कितना निकला, d। अगर विलयन का घनत्व d निकलता है तो इस सिचुएशन में परासरण दाब P बराबर HDG के इक्वल होगा। या इस दशा में परासरण दाब कैसे निकलेगा, हम ऊंचाई का, जितनी ऊंचाई में वृद्धि हुई है विलयन के उसको मेजर करेंगे, हम डेंसिटी निकालेंगे, घनत्व निकालेंगे। किसका घनत्व निकालेंगे, विलयन का। कैसे निकालेंगे आप सभी को पता है, विलेय पदार्थ की ग्राम में मात्रा ऊपर और विलयन का आयतन नीचे रखते हुए भाग देंगे, डेंसिटी निकलेगी। और जी क्या है, गुरुत्वीय त्वरण जी। हम P बराबर HDG द्रव स्थैतिक दाब, P बराबर HDG के फॉर्मूले से परासरण दाब निकाल लेंगे। तो ये मेरे लिए दूसरा प्रोसीजर रहेगा कि अगर आप परासरण दाब को ज्ञात करना चाहते हो और द्रव स्थैतिक दाब के द्वारा अगर आप परासरण निकालना चाहते हैं दाब, तो द्रव स्थैतिक दाब P बराबर HDG के इक्वल होता है। पूछेगा परासरण में H क्या है, परासरण में H वो है, वो ऊंचाई है विलयन के स्तर में, वह ऊंचाई है जो परासरण क्रिया के दौरान विलयन के स्तर में वृद्धि हुई है। पहले विलयन का स्तर कितना था ये मायने नहीं रखता, मायने रखता है कि जब परासरण क्रिया हुई उस समय विलयन के स्तर में वृद्धि कितने की हुई। अब आता है कि डी सर जी क्या है, डी है विलयन का घनत्व। ध्यान रखिएगा डी जो है वो विलायक के विषय में कोई इंफॉर्मेशन नहीं देता, डी केवल देता है कि वो जो अर्धपारगम्य झिल्ली सेमी परमेबल मेम्ब्रेन लिया हुआ है, उस सेमी परमेबल मेम्ब्रेन के अंदर जो सॉल्यूशन भरा हुआ है उसकी डेंसिटी, उसका घनत्व क्या है। आपने घनत्व को निकालना सीखा, जी क्या है, गुरुत्वीय त्वरण। अगर मुझे H और D की वैल्यू पता चल जाती है, G की वैल्यू नॉर्मली लोगों को पता रहती है, मुझे अगर हाइट पता चल जाती है, सॉल्यूशन की डेंसिटी पता चल जाती है, मैं द्रव स्थैतिक दाब की गणना कर लेता हूं, P बराबर HDG, यही मेरे लिए परासरण दाब होगा। हाँ, एक ध्यान रखने वाली बात और है,
परासरण दाब को P के अतिरिक्त पाई से भी लिखते हैं। कभी कभी तो P से ही लिखते हैं, लेकिन परासरण दाब को पाई से भी लिखते हैं। अगर मैं परासरण दाब को पाई से लिख देता हूं तो फार्मूला हो जाने वाला है पाई इज इक्वल टू एच डी जी। परासरण दाब का मान उस द्रव स्थैतिक दाब के बराबर होता है जो विलेय और विलायक के मध्य परासरण क्रिया के दौरान उत्पन्न द्रव स्थैतिक दाब के बराबर होता है। तो मैं इस बात को चेक करूंगा कि कभी परासरण दाब अगर मुझे निकालना हुआ तो मेरे पास एक सेकंड प्रोसीजर ऐसा रहेगा जिससे मैं परासरण दाब को आसानी से निकाल सकता हूं। परासरण दाब वह द्रव स्थैतिक दाब है जो विलायक और विलयन के मध्य परासरण क्रिया होने पर उत्पन्न होता है। आप ऐसे भी परासरण दाब को परिभाषित कर सकते हो। तो मेरे पास जो दो प्रोसीजर थे परासरण दाब को ज्ञात करने के मैंने बताए। कल एक प्रोसीजर मैंने बताया पिस्टन की सहायता से जब विलेय पर दाब लगाया गया था। इस बार मैंने द्रव स्थैतिक दाब की सहायता से बताया कि परासरण दाब कितना होता है। तो आप इन दो मेथड से परासरण दाब को ज्ञात कर सकते हो। अब बात आती है कि परासरण दाब को ज्ञात करने की क्या कोई विधियां हैं। अगर हम एक्सपेरिमेंटली या एक्सपेरिमेंट के थ्रू हम परासरण दाब को ज्ञात करना चाहें तो क्या परासरण दाब करने की कोई विधि है, कोई ऐसा प्रोसीजर है जिससे परासरण दाब की एक्चुअल वैल्यू हमें पता हो जाए? तो इसका आंसर रहेगा बेटा हाँ। हमारे पास ऐसे बहुत सारे विधियां हैं जिनसे हम परासरण दाब के मान को आसानी से ज्ञात कर लेते हैं। जैसे हमारे यहां मैं एक दो के नाम पढ़ देता हूं। प्रेफर विधि है, जीव द्रव्य संकुचन विधि है, एक और विधि है बर्कले हार्टले विधि। 5-6 विधियां हमारे यहां इस प्रकार से टोटल पाई जाती हैं जो परासरण दाब को मीजर कर सकती हैं, किसी भी विलयन के लिए परासरण दाब को आसानी से माप सकती हैं। तो बेटा इन सभी विधियों में अगर मैं देखूं सबसे बेटर प्रोसेस, तो इन सभी विधियों में सबसे बेटर प्रोसेस जो आता है वो है बर्कले और हार्टले प्रोसेस। बर्कले और हार्टले प्रोसेस जो है वो परासरण दाब को आसानी से ज्ञात कर सकता है, या इस विधि द्वारा हम आसानी से परासरण दाब को ज्ञात कर सकते हैं। और बर्कले हार्टले विधि से परासरण दाब को ज्ञात करने में आपको किसी अतिरिक्त कैलकुलेशन की भी जरूरत नहीं पड़ती। यह एक ऐसा एक्सपेरिमेंट होता है जिससे आपको तुरंत ही परासरण दाब का मान ज्ञात हो जाता है। बिना किसी अतिरिक्त कैलकुलेशन के लिए आप HDG वाले फॉर्मूले से निकालोगे, आपको हाइट निकालनी पड़ेगी, डेंसिटी निकालनी पड़ेगी, और वो G की वैल्यू रखो, मल्टीप्लाई करो, फिर इसके बाद जाने क्या निकाल के रखो जाके। लेकिन जो मैं अभी बर्कले और हार्टले विधि से परासरण दाब निकालता हूं, उस परासरण दाब को निकालने में मुझे किसी भी प्रकार की अतिरिक्त मेहनत नहीं करनी है। तो हम चेक करेंगे इस बात को कि बर्कले और हार्टले विधि किस प्रकार से परासरण दाब को ज्ञात करती है, या बर्कले हार्टले विधि द्वारा परासरण दाब को ज्ञात करने का मेथड क्या है। तो मैं बर्कले और हार्टले प्रोसेस से निकालना स्टार्ट करता हूं। आप इसको देखिएगा, बर्कले और हार्टले विधि द्वारा परासरण दाब का मापन, तो मैं दाब को माप के दिखाऊंगा और बड़ा ही प्रोसीजर अच्छा रहेगा बर्कले और हार्टले प्रोसेस। आप इसको देखते रहिएगा। तो मैं बर्कले हार्टले प्रोसेस के लिए अप्लाई करना स्टार्ट करता हूं। क्या क्या मेरे पास होने चाहिए। तो बेटा बर्कले हार्टले के लिए मेरे पास एक घनाकार बड़ी सी टंकी रहनी चाहिए। मैं उसको बना देता हूं। मेरे पास एक बड़ी सी घनाकार टैंक है, और टैंक को कुछ इस प्रकार से है कि मेरे पास टैंक में एक बीच में गोल पाइप लगा हुआ है। मैं उस गोल पाइप को भी बना देता हूं। मैं इसको थोड़ा सा हटाता हूं, इसको थोड़ा सा हटाता हूं। अब मैं इस पे एक गोल पाइप को फिट कर देता हूं। ये गोल पाइप है। अब गोल पाइप क्या करता है, गोल पाइप में मैंने एक परत को बना रखा है अर्धपारगम्य झिल्ली। ये अर्धपारगम्य झिल्ली कैसे बनाई गई है, ये गोल पाइप, इस पाइप पर मैंने अर्धपारगम्य झिल्ली को बना रखा है, या मैं कह सकता हूं इस बार सिलेंडर के फॉर्म में, बेलन के फॉर्म में अर्धपारगम्य झिल्ली का उपयोग किया गया है या प्रयोग किया गया है। ध्यान रखने वाली बात है,
बर्कले और हार्टले में अर्धपारगम्य झिल्ली कैसे कौन सी यूज में आती है? तो बेटा बर्कले और हार्टले प्रोसेस में जो ये अर्धपारगम्य झिल्ली लगी है इसे पोटेशियम फेरोसाइनाइड और कॉपर सल्फेट को आपस में मिलाकर बनाया जाता है। फिर ध्यान रखिएगा बर्कले हार्टले प्रोसेस में जो मैंने अर्धपारगम्य झिल्ली का इस्तेमाल किया है ये दो केमिकल्स को मिलाकर बनाया गया है। कौन कौन से? पोटेशियम फेरोसाइनाइड एंड कॉपर सल्फेट। पोटेशियम फेरोसाइनाइड एंड कॉपर सल्फेट जो होता है ये दोनों में मिलाए जाते हैं और एक विशेष प्रकार की अर्धपारगम्य झिल्ली बनाकर तैयार की जाती है जिसे मैंने इस सिलिंड्रिकल बर्तन के अंदर रख दिया है। अब मैं क्या करूंगा, अब इस बड़े से पात्र के अंदर जो ये मेरे पास अर्धपारगम्य झिल्ली लगी हुई है, ये जो सिलेंडर के फॉर्म में आपको अर्धपारगम्य झिल्ली दिख रही है, अब मैं क्या करने वाला हूं, मैं इस पर एक पाइप इधर की ओर भी फिट कर देता हूं। ये पाइप क्या करने वाला है, इस पाइप पे मैंने एक फनल को लगा रखा है, कीप जिसको कहते हैं, और कीप के नीचे मैंने एक टैप लगा रखा है जिसको टोटी कहते हैं। मैं बताऊंगा कि इन सब चीजों का प्रयोग क्या है। और दूसरी ओर भी मैंने एक पाइप को फिट कर रखा है। यह पाइप क्या बताता है, यह पाइप बताता है कि जो भी विलय का या विलयन का स्तर है वो अपनी प्रारंभिक स्थिति पर है या चेंज हुआ है। तो यह पाइप इसके अंदर से कनेक्टेड है, इस सिलिंड्रिकल पात्र के अंदर से कनेक्टेड है। हां, ध्यान रखने वाली जो बड़ा सा टैंक है इस पे मैंने एक और छिद्र बना रखा है काफी बड़ा सा। इस छिद्र पर मैंने एक ऊपर पिस्टन लगा रखा है। यह पिस्टन क्या करेगा, एक प्रेशर अप्लाई करेगा और प्रेशर को अप्लाई करते हुए परासरण दाब हम लोग ज्ञात करेंगे। हां, साथ में प्रेशर को हमने प्रेशर कितनी मात्रा में अप्लाई किया है इस बात को ज्ञात करने के लिए हमारे पास एक दाब मापी होना चाहिए जो प्रेशर की अमाउंट को तुरंत हमें बताए कि प्रेशर कितनी ज्यादा मात्रा में लगाया गया है। तो मैं एक दाब मापी बना देता हूं कि अगर हम जब भी पिस्टन के थ्रू प्रेशर अप्लाई करेंगे ये प्रेशर, ये जो दाब मापी होगा ये हमें आसानी से बताएगा कि कितना प्रेशर अप्लाई किया गया है, जिसे हम परासरण दाब के फॉर्म में ज्ञात कर सकते हैं। यह नीडल हो गया जो हमें इंडिकेट करेगा परासरण दाब की वैल्यू को। अब हमें करना क्या क्या है, इस बात को विशेष ध्यान रखना है। अब हमको इस थिसिल फनल की सहायता से, इस फनल की सहायता से हमें विलायक पदार्थ को भरते रहना है। और ध्यान रखिएगा यह सिलिंड्रिकल जो पात्र है ये तो अर्धपारगम्य झिल्ली है। अभी अर्धपारगम्य झिल्ली आप समझिए बड़ा सा टैंक है, उस टैंक के बीचों बीच ये पाइप लगा है। तो पाइप के अंदर तो मुझे विलायक भरना है, लेकिन पाइप के जो चारों ओर का एरिया बचा इस पर मुझे भर देना है एक सॉल्यूशन। अच्छा, जो विलयन नीचे है वही विलयन ऊपर भी होगा, तो मैं यहां पे भी लिख देता हूं। मेरे पास यहां पर क्या है, विलयन सेम सॉल्यूशन ऊपर नीचे भरा रहेगा और बीच में भरा जाएगा विलायक। विलयन जो ऊपर और नीचे भरा है इसको एक बार भर दिया, अब ये फिक्स हो गया, लेकिन मुझे विलायक की अमाउंट फनल की सहायता से कम या ज्यादा पहुंचानी है। मैंने विलायक फनल पर विलायक को भर दिया और जितना विलायक मुझे यहां अंदर पहुंचाना था मैंने धीरे धीरे टैप को खोलकर विलायक को पहुंचा लिया। जैसे ही विलायक अंदर आया, आप सभी जानते हो विलायक अगर यहां से अंदर आएगा तो इधर नली से बाहर भी निकलेगा और यहां पर अपना एक स्तर बना लेगा। मैंने माना यहां तक यहां तक उसने अपना स्तर बना लिया है। अब हम क्या करने वाले हैं, अब फनल की सहायता से इस पर थोड़ा सा विलायक भरेंगे और जैसे ही मैं इस पर विलायक भर दूंगा इस स्तर तक, अब प्रोसीजर चालू होता है। होता क्या है, विलायक को भरने पर मैं क्या देखता हूं कि जैसे ही विलायक इस सिलिंड्रिकल अर्धपारगम्य झिल्ली पर आता है, विलयन और विलायक के मध्य एक परासरण क्रिया प्रारंभ हो जाती है। ऐसा आपने देखा भी है। क्यों परासरण क्रिया प्रारंभ हो जाती है, क्योंकि आपने इसके पहले भी लेक्चर में पढ़ रखा था या सुन रखा था कि जब किसी अर्धपारगम्य झिल्ली के थ्रू किसी विलयन और किसी विलायक पदार्थ को एक दूसरे से पृथक किया जाता है तो दोनों के मध्य में परासरण क्रिया प्रारंभ हो जाती है। आज मैं देखता हूं विलयन और विलायक के मध्य परासरण क्रिया प्रारंभ हो गई है। विलयन और विलायक के मध्य में परासरण क्रिया प्रारंभ हो गई और जैसे ही प्रारंभ हो जाएगी परासरण क्रिया, आप सभी लोग जानते हो विलयन और विलायक में कौन सा कम सांद्र है,
एक साधारण सा जवाब है सर विलयन फिर भी ज्यादा सांद्र हो सकता है, लेकिन विलायक पदार्थ की सांद्रता हमेशा कैसी रहेगी? कम रहेगी। अब क्योंकि विलायक पदार्थ की सांद्रता कम रहेगी, विलायक का पार्टिकल धीरे धीरे विलायक का पार्टिकल धीरे धीरे इसको पार करते हुए विलयन की ओर जाने लगेगा। जब विलायक का पार्टिकल अर्धपारगम्य झिल्ली को पार करते हुए विलयन की ओर जाने लगेगा, नोटिस करने वाली बात है विलायक की अमाउंट पात्र के अंदर कम होने लगेगी और विलयन की ओर जाएगा तो विलयन की अमाउंट क्या विलयन की अमाउंट धीरे धीरे क्या होने लगेगी? बढ़ने लगेगी। अब जब विलयन की अमाउंट बढ़ने लगेगी और विलायक की अमाउंट घटने लगेगी, आप ध्यान दीजिए ये पाइप का जो स्तर है ये विलायक से कनेक्टेड है। अगर विलायक यहां कम होने लगा तो पात्र का स्तर या इस नली में द्रव का स्तर क्या होने लगेगा? घटने लगेगा। और जैसे ही नली में द्रव का स्तर घटने लगेगा, पहले स्तर यहां तक था, मैंने उसको मीजर कर रखा था, अब मैं क्या देखता हूं जैसे परासरण क्रिया प्रारंभ होती है नली में द्रव का स्तर या विलायक पदार्थ का स्तर घटने लगता है। क्योंकि विलायक पदार्थ का स्तर घटने लगता है, हम समझ गए कि परासरण क्रिया प्रारंभ हो गई है। अब मैं क्या करूंगा? परासरण क्रिया प्रारंभ होने के बाद मैं पिस्टन पर दाब आरोपित करूंगा और जैसे जैसे मैं पिस्टन पर दाब आरोपित करना स्टार्ट कर दूंगा, जैसा जितना मैं दाब लगाना स्टार्ट कर दूंगा, विलायक पदार्थ के कण विलयन की ओर उतनी ही धीमी गति से जाने लगेंगे। क्यों? क्योंकि ऊपर से प्रेशर अगर लगेगा और ये विलायक के पार्टिकल विलयन में जा रहे हैं और विलयन पर प्रेशर लग रहा है, तो विलयन जो होगा इन पार्टिकल को जल्दी से अपने अंदर आने नहीं देगा, क्योंकि वहां ऊपर प्रेशर बढ़ रहा है लगातार। मैं प्रेशर को तब तक अप्लाई करता रहूंगा जब तक कि विलायक के पार्टिकल विलयन में जाना बंद ना कर दें। मैं प्रेशर को अप्लाई करता रहूंगा और अप्लाई प्रेशर कितना करना है? इस स्तर को देखते हुए। पहले स्तर घटेगा, लेकिन जब आप प्रेशर अप्लाई करोगे स्तर में धीरे धीरे वृद्धि होने लगेगी। जैसे ही आप देखोगे विलायक का स्तर अपनी प्रारंभिक स्थिति पर आ गया है, परासरण क्रिया हुई लेकिन इसके बाद भी स्तर कम होने पर मैंने इतना प्रेशर अप्लाई कर दिया कि विलायक का स्तर फिर से बढ़ा। क्योंकि पार्टिकल जब आप प्रेशर अप्लाई करोगे, विलायक के पार्टिकल जो विलयन में चले जा चुके हैं फिर वो कहां आएंगे? विलायक में, और विलायक में फिर से आएंगे तो स्तर में वृद्धि होगी और स्तर में इतनी वृद्धि होगी कि जहां मैंने मार्क लगाया था प्रारंभ में वहीं तक विलायक भर जाएगा। जैसे ही वहां तक विलायक भर जाएगा, मैं दाब मापी में इसकी रीडिंग को पढ़ लूंगा, मैं दाब मापी में इसकी रीडिंग को देखूंगा। दाब मापी में जितनी भी रीडिंग आ रही होगी, रीडिंग की उस अमाउंट को कहा जाएगा परासरण दाब। तो इस प्रकार से मैं परासरण दाब निकाल सकता हूं। अगर मेरे पास बर्कले हार्टले विधि है, मैं उसकी सहायता से आसानी से परासरण दाब को ज्ञात कर सकता हूं। अच्छा, बर्कले और हार्टले विधि के द्वारा परासरण दाब ज्ञात करने के अपने भी बहुत फायदे हैं। बर्कले हार्टले विधि के परासरण दाब ज्ञात करने के अपने क्या क्या फायदे हैं? सबसे पहला फायदा, आपको परासरण दाब ज्ञात करने के लिए किसी भी प्रकार के कैलकुलेशन की कोई जरूरत नहीं है। गुणा भाग जो घटाओ किसी भी चीज की जरूरत ही नहीं है। आप सीधे दाब मापी में पाठ्यांक देखोगे और जैसे ही दाब मापी में पाठ्यांक देखोगे, जितना पाठ्यांक होगा उसी को क्या कहा जाएगा? परासरण दाब। परासरण दाब को ज्ञात करना इस विधि में एक और अच्छी चीज है, इसलिए क्योंकि इस विधि में परासरण क्रिया ज्यादा देर तक हो ही नहीं पाती है। और जब ज्यादा देर तक नहीं हो पाती, आप इस बात को भी समझोगे परासरण क्रिया स्टार्ट ही हुई, हमने प्रेशर अप्लाई करना शुरू कर दिया। अगर परासरण क्रिया देर तक होगी, आप समझने वाली चीज है, अगर परासरण क्रिया देर तक होती तब विलायक का पार्टिकल कहां पहुंचता? विलयन में। और जब विलायक का पार्टिकल विलयन में पहुंचता, आप ध्यान रखो विलयन में विलायक की मात्रा बढ़ने लगती, और जब विलयन में विलायक की मात्रा बढ़ती तो विलयन की सांद्रता क्या हो जाती? बदल जाती। और जैसे ही विलयन की सांद्रता बदल जाती, परासरण दाब का मान भी क्या हो जाता? परिवर्तित हो जाता। क्योंकि इस प्रोसेस में विलायक की ज्यादा मात्रा विलयन के अंदर जाने से पहले ही हमने दाब अप्लाई कर दिया और विलायक को विलयन के अंदर नहीं जाने दिया, विलायक को विलयन के अंदर जाने से रोका, इसलिए विलयन की सांद्रता में भी अधिक परिवर्तन नहीं हुआ। और जब विलयन की सांद्रता में अधिक परिवर्तन नहीं हुआ तो हमारे लिए परासरण दाब ज्ञात करना और कठिन रहा, और सरल हो गया। क्योंकि अगर एक बार सांद्रता चेंज हो जाती तो फिर परासरण दाब ज्ञात करना क्या हो जाता? कठिन। परासरण दाब को ज्ञात करने में इस विधि में एक और अच्छाई है,
हमें कितना प्रेशर अप्लाई करना चाहिए। आखिर अगर कोई दूसरा प्रोसेस होता तो हमें यह अंदाजा लगाना कठिन रहता हम प्रेशर कितना अप्लाई करें, हम ये कैसे जाने कि विलयन के मध्य और विलायक के मध्य परासरण क्रिया जो है वो रुक चुकी है। तो इस विधि में मेरे पास ये स्तर था, अगर मैं यहां विलायक का स्तर देख के आसानी से पहचान जाता था कि मुझे प्रेशर कितना अप्लाई करना है। अगर ये स्तर नीचे होता प्रारंभिक स्थिति से, मुझे पता चलता और हमें प्रेशर लगाना है। अब जैसे ही इस स्तर पर आ गया मैंने प्रेशर को उतने ही पे रोक दिया, क्योंकि अब मैं अगर ज्यादा प्रेशर लगा दूंगा तो इसका स्तर और बढ़ेगा जो कि परासरण दाब नहीं कहलाएगा। तो परासरण दाब ज्ञात करने के लिए हमें एक रीडिंग दी गई, हमें एक यहां पर स्तर दे दिया गया जिसे मैं आसानी से देखकर केवल उतना ही प्रेशर अप्लाई करता जितने पर मेरा स्तर आ जाता, और स्तर आने के बाद मैं प्रेशर लगाना बंद कर देता क्योंकि मुझे परासरण दाब मिल चुका था। तो परासरण दाब को इस द्वारा ज्ञात करने के अपने कई फायदे हैं। मैं रिपीट कर दूं अगर नंबर वाइज, सबसे पहला परासरण दाब के ज्ञात करने के लिए किसी भी कैलकुलेशन की जरूरत नहीं है, आप आसानी से रीडिंग देख सकते हो। दूसरा, विलयन की सांद्रता में अधिक परिवर्तन न होने के कारण परासरण दाब ज्ञात करना आसान है, क्योंकि अगर सांद्रता चेंज हो जाती तो परासरण दाब भी चेंज होता, और परासरण दाब अगर चेंज होता रहता तो फिर मेरी रीडिंग काम अच्छे ढंग से ना करती। तीसरी चीज, हमें परासरण क्रिया को रोकने के लिए कितना प्रेशर अप्लाई करना है, हम इसको इस स्तर को देखते हुए आसानी से जान जाते हैं कि हमें द्रव को या विलायक पदार्थ को अपने पुराने स्तर पर ही ले आना है, ना उससे ज्यादा पे रखना है ना उससे कम पर, केवल उतने ही स्तर पर मैं रखूंगा और उस समय जो परासरण दाब आएगा हम उसी को बता देंगे कि ये हमारे विलयन के लिए और विलायक के मध्य जो होने वाली परासरण क्रिया है इसके लिए परासरण दाब का मान है। अब परासरण दाब के मान को हमने पढ़ लिया है। परासरण दाब के मापन को जब हमने पढ़ लिया तो मुझे उम्मीद है कि आप लोग इसको समझ गए होंगे। हम आगे चलते हैं और इस बात को चेक करते हैं कि परासरण दाब का मान जो होता है वो किन किन चीजों पर डिपेंडेंट होता है। आखिर परासरण दाब जो है वो किन किन बातों पर निर्भर करता है, हम कैसे परासरण दाब के मान को घटा सकते हैं या किस प्रकार से परासरण दाब के मान को बढ़ा सकते हैं। तो परासरण दाब के मान को बढ़ाना और घटाना इसके भी अपने कुछ फैक्टर हैं जिनका प्रयोग करते हुए हम परासरण दाब के मान में वृद्धि भी कर सकते हैं और परासरण दाब के मान में कमी भी कर सकते हैं। तो चालू करते हैं, स्टार्ट करते हैं कि परासरण दाब का मान ज्ञात कैसे किया जाता है और कौन सा साइंटिस्ट था जिसने परासरण दाब का फॉर्मूला बनाया और उसकी सहायता से ज्ञात किया। तो आपको बता दें, एक साइंटिस्ट हमारे यहां थे वांट हाफ। वांट हाफ एक ऐसे साइंटिस्ट है जिन्होंने तनु विलयनों पर अध्ययन किया। अब शरीर ये तनु विलयन क्या होता है, तो तनु विलयन आप फर्स्ट लेक्चर में पढ़ चुके थे इस चैप्टर के कि तनु विलयन वे पदार्थ होते हैं जिनमें या वे विलयन होते हैं जिनमें विलेय पदार्थ की मात्रा बहुत कम होती है। किसकी अपेक्षा? विलायक पदार्थ की अपेक्षा। जब विलायक पदार्थ बहुत ज्यादा लाया जाए और उसमें से थोड़ी मात्रा में केवल विलेय को डाल दिया जाए, विलायक ज्यादा और विलेय की थोड़ी मात्रा डाल दी जाए, हम ऐसे विलयन को कहते थे तनु विलयन। तो वांट हाफ ने जब तनु विलयन या डाइल्यूट सॉल्यूशन, जब उन्होंने डाइल्यूट सॉल्यूशन का अध्ययन किया, तनु विलयनों का अध्ययन किया, तो उन्होंने इस बात को निष्कर्षित किया है, यह बात बताया कि जो तनु विलयन होते हैं ये आदर्श गैसों की भांति व्यवहार प्रकट करते हैं। जिस प्रकार के व्यवहार तनु विलयन करता है उसी प्रकार के व्यवहार आदर्श गैसें करती हैं, क्योंकि तनु विलयनों और आदर्श गैसों के व्यवहार को लगभग समान पाया गया। वांट हाफ ने आदर्श गैसों को बनाने में आपने दो नियम पढ़े होंगे, मेन जो नियम थे अगर देखे जाएं, एक बायल का नियम, एक चार्ल्स का नियम। तो उनके दिमाग में यह बात रही कि अगर तनु विलयन आदर्श गैसों की बात या गैसों की बात व्यवहार करते हैं तो लगभग जो रूल अप्लाई हो रहे थे आदर्श गैसों के लिए, बायल और चार्ल्स के नियम, लगभग वैसे ही नियम तनु विलयन के लिए भी अप्लाई होने चाहिए। और उन्होंने एक्सपेरिमेंटली इस चीज को चेक किया कि क्या जो नियम लगभग गैसों के लिए अप्लाई होते हैं क्या वे नियम तनु विलयन के लिए भी अप्लाई हो सकते हैं। तो इसका आंसर रहा कि हां, तनु विलयन लगभग गैसों की तरह व्यवहार करते हैं या लगभग आदर्श गैसों की तरह व्यवहार करते हैं, क्योंकि वांट हाफ ने इस चीज को किया, मतलब इस चीज को निर्धारित किया कि तनु विलयन गैसों की तरह व्यवहार करते हैं, अतः उन्होंने दो नियम भी बनाए।
मैं उन दोनों नियमों को पढ़ता हूं। क्या क्या नियम बनाए? पहला नियम उन्होंने बताया बायल वांट हाफ का नियम, बायल वांट हाफ का नियम। मैं चेक करता हूं बायल वांट हाफ का नियम क्या था। तो बायल वांट हाफ का नियम बड़ा ही आसान था। बायल वांट हाफ का नियम था कि यदि आप किसी विलयन के ताप को स्थिर कर दें या आप विलेय और विलायक के मध्य में होने वाले परासरण क्रिया के टेम्परेचर को क्या कर दें, फिक्स कर दें, ताप को स्थिर कर दें, तो विलेय और विलायक के मध्य में होने वाली परासरण क्रिया का परासरण दाब उस विलयन की सांद्रता के समानुपाती होता है। आज सांद्रता के समानुपाती होता है, या ऐसा भी कह सकते हैं, या ऐसा भी कह सकते हैं परासरण दाब का मान विलयन के आयतन के व्युत्क्रमानुपाती होता है, विलोमानुपाती होता है, ऐसा भी बोल सकते हैं। मैं दोबारा से रिपीट कर देता हूं इस रूल को आप आसानी से, या मैं एक काम करे देता हूं कि मैं इस नियम को लिखे देता हूं। बायल वांट हाफ के नियम पर नियम क्या था? स्थिर ताप पर विलेय और विलायक के मध्य होने वाली परासरण क्रिया का परासरण दाब, परासरण क्रिया का परासरण दाब। ध्यान रखने वाली बात है, परासरण दाब को पी से भी लिख सकते हैं, पाई से भी लिख सकते हैं, क्योंकि हमने बहुत बार परासरण दाब को अन्य दाब को पी से लिखा हुआ है। आज हम परासरण दाब को कैसे लिखने वाले हैं? पाई से। परासरण दाब उस विलयन, अब सर जी अभी आपने लिखा था विलेय और विलायक और अब आप लिख रहे हैं विलयन, इसका अर्थ क्या है? तो बेटा जब विलेय और विलायक के मध्य अभिक्रिया होगी या विलेय और विलायक के मध्य परासरण क्रिया होगी तो विलेय और विलायक आपस में मिलेंगे, और जब विलेय और विलायक आपस में मिलेंगे तो क्या बन के तैयार होगा? विलयन। मैं उस विलयन की बात कर रहा हूं, उस विलयन की सांद्रता के समानुपाती या विलयन के आयतन के व्युत्क्रमानुपाती होता है। अब मैं इसको लिख कैसे सकता हूं कि सर इस रियल रूल को कैसे लिख लिया जाए? आसान सी चीज है, बोलता है स्थिरता पर विलेय और विलायक के मध्य में होने वाली परासरण क्रिया का परासरण दाब, तो मैं परासरण दाब लिख लेता हूं। कहता है उस विलयन की सांद्रता के समानुपाती, उस विलयन की सांद्रता के समानुपाती होता है, या विलयन के आयतन के व्युत्क्रमानुपाती होता है, या तो परासरण दाब सांद्रता के समानुपाती है और या फिर परासरण दाब विलयन के आयतन के व्युत्क्रमानुपाती है। अब मैं इस बात को चेक कर लेता हूं कि सर इस सांद्रता के समानुपाती लिखना ठीक रहेगा कि आयतन के व्युत्क्रमानुपाती लिखना ठीक रहेगा? बेटा दोनों चीजें सेम है, कोई भी डिफरेंस नहीं है, चाहे आप आयतन के व्युत्क्रमानुपाती कह दो चाहे सांद्रता के समानुपाती कह दो। हम इस चीज को ऐसे भी चेक कर सकते हैं क्यों सांद्रता और आयतन का व्युत्क्रम एक दूसरे के बराबर है। आपने इस चीज को देखा होगा, सांद्रता का एक फॉर्मूला सुना होगा। सांद्रता यहां पर कौन सी है? क्योंकि हमारे यहां तो बहुत प्रकार की सांद्रताएं थी, 6, 7, 8 प्रकार की सांद्रता तो खुद हम लोगों ने पढ़ा। तो बेटा ये जो सांद्रता है ये मोलर सांद्रता है या ये मोलरता है? मोलरता का सर जी वैसे लिखते एम से भी है, लेकिन यहां पर का ऐसे यूज किया गया मोलरता को सी से। मोलरता का फॉर्मूला होता है N/V, मोलों की संख्या बटे विलयन का आयतन।
अगर मैं ये मान लेता हूं थोड़ी देर के लिए कि जो भी मैंने विलयन तैयार किया, जो भी मैंने सांद्रता का विलयन तैयार किया है, मैंने विलेय पदार्थ के 1 मोल को इस्तेमाल किया है। जो भी मैंने कंसंट्रेशन C की वैल्यू बनाई है, मैंने विलेय पदार्थ के कितने मोल को लेकर बनाया है? 1 मोल। 1 मोल विलेय पदार्थ को विलयन में घोलते हुए तैयार किया है। अगर मैं 1 मोल विलेय पदार्थ को डालूंगा तो N की जगह पे 1 और V की जगह पर V, तो सांद्रता का मान काहे के बराबर हो जाएगा? 1/V के बराबर। तो ये जो सांद्रता दी गई है, ये सांद्रता फिक्स है कि 1 मोल के हिसाब से सांद्रता को लिखा गया है, और यहां पर मोलों की संख्या को आप लिख सकते हैं। इन दोनों में से आप चाहे जो नियम चाहें वो बना सकते हैं। चाहे आप पाई प्रोपोर्शनल टू V के हिसाब से लिख लें, मैं उससे भी प्रश्न दाब का नियम बना सकता हूं या फॉर्मूला निकाल सकता हूं। अगर आप P प्रोपोर्शनल टू C, पाई प्रोपोर्शनल टू C लिखने चाहते हो तो भी उससे बन सकता है। अब मैं स्टार्ट करता हूं कि अब आगे कैसे किया जाए। तो मैं इनमें से एक काम कर लेता हूं, मैं पाई प्रोपोर्शनल टू 1/V से स्टार्ट कर लेता हूं। तो ये पहला नियम हो गया, बायल वांट हाफ का नियम। नाम क्यों इसका पड़ा बायल वांट हाफ का नियम? ये वांट हाफ के द्वारा बनाया गया वो नियम है जो लगभग बायल के नियम से मैच करता था। क्यों? बायल का नियम आपको भी याद होगा, स्थिर ताप पर वो भी था और स्थिर ताप पर ये भी नियम है। क्योंकि दोनों लगभग सेम कैटेगरी के नियम है, तो इसको नाम दे दिया गया बायल वांट हाफ का नियम। वांट हाफ का वो नियम जो बायल के नियम से मैच करता है, बायल वांट हाफ का नियम। एक और नियम बचता है, मैं उसको चेक कर लेता हूं। दूसरा नियम था, आपको याद होगा, चार्ल्स वांट हाफ का नियम। इसको कैसे समझ सकते हैं? यह भी वांट हाफ का ही सेकेंड लॉ है, लेकिन यह किसके नियम से मैच करता है? चार्ल्स के नियम से। और याद होगा, चार्ल्स के नियम में अगर आपने ध्यान दिया होगा तो पहली बार उन्होंने क्या किया था? स्थिर ताप पर। दूसरी बार क्या रखा था? स्थिर दाब पर। लेकिन बेटा मुझे क्योंकि परासरण दाब निकालना, मैं दाब को ही स्थिर नहीं कर सकता। अगर आपको परासरण ही दाब ज्ञात करना है, उसी को फिक्स कर दोगे तो दाब चेंज फॉर्मूला कैसे बनेगा? फिर तो वो फिक्स हो गया। तो चार्ल्स वांट हाफ के नियम के आधार पर कहता है स्थिर सांद्रता पर, स्थिर सांद्रता पर, सांद्रता पर किसी विलेय और विलायक के मध्य होने वाली परासरण क्रिया का परासरण दाब। परासरण क्रिया के परासरण दाब को कैसे लिखते हैं? पाई से। परासरण दाब विलयन, विलयन फिर से समझ गया, विलयन कौन सा? विलेय और विलायक के मध्य जब परासरण क्रिया हुई, विलायक गया विलेय में मिला जाकर, और विलायक विलेय में मिलकर क्या बनाएगा? विलयन। उस विलयन, परासरण दाब विलयन के ताप के समानुपाती होता है। टेम्परेचर पे डिपेंड करता है, अर्थात पाई प्रोपोर्शनल टू टी। समानुपाती कह दिया इसलिए मैंने लिख दिया पाई प्रोपोर्शनल टू टी। व्युत्क्रमानुपाती होता तो मेरे लिए 1/T होता, लेकिन समानुपाती है तो पाई प्रोपोर्शनल टू टी, ये मेरे लिए सेकेंड फॉर्मूला बन गया। अगर मैं इन दोनों फॉर्मूले को आपस में मिला देता हूं तो मुझे जो रिजल्टेंट फॉर्मूला मिलता है वही परासरण दाब पाई का फॉर्मूला बनाएगा। तो मैं इन दोनों को मिटा देता हूं। आप इसको ध्यान रखिएगा, पहला फॉर्मूला क्या है? पाई प्रोपोर्शनल टू 1/V और या फिर पाई प्रोपोर्शनल टू C, और दूसरा फॉर्मूला क्या है? पाई प्रोपोर्शनल टू T। आप इन चीजों को नोट कर लीजिएगा, मैं इसको मिटा देता हूं। तो मेरे लिए फॉर इक्वेशन नंबर फर्स्ट और इक्वेशन नंबर सेकंड मुझे याद है। अगर मैं दोनों इक्वेशंस को यहां लिखता हूं, इक्वेशन नंबर फर्स्ट मेरे लिए थी पाई प्रोपोर्शनल टू 1/V,
मेरे लिए सेकेंड इक्वेशन थी पाई प्रोपोर्शनल टू टी, सेकेंड इक्वेशन वहां लिखी हुई है। अब अगर मैं इन दोनों इक्वेशंस को आपस में मिला देता हूं तो मैं क्या लिखता हूं, ये इक्वेशन फर्स्ट थी, ये इक्वेशन सेकेंड रही, समीकरण एक व समीकरण दो को संयुक्त रूप में लिखने पर अच्छा, संयुक्त रूप में लिखने का अर्थ ये भी कि जैसे पाई आया है तो इसको आप 2 पाई नहीं लिख सकते, पाई 2 बार है इसलिए आप इसको पाई स्क्वायर भी नहीं लिख सकते। संयुक्त रूप का मतलब है कोई भी अवयव आपसे छूटे भी ना और किसी भी अवयव को आपको रिपीट भी नहीं करना है कि आप 4 बार उसको लिखे बैठे हैं, आप एक अवयव को एक ही बार लिखेंगे लेकिन किसी भी अवयव को छोड़ेंगे भी नहीं। तो मैं लेफ्ट हैंड साइड पे मुझे 2 बार पाई लिखा मिला, मैंने केवल पाई लिखा क्योंकि प्रोपोर्शनल का सिंबल है प्रोपोर्शनल। मेरे पास बचता क्या है 1/v एंड t। अभी मैं एक काम करने वाला हूं, अगर ध्यान देता हूं मैं इस चीज को, ये 1 मोल विलेय पदार्थ के लिए हुआ या ऐसे विलयन के लिए पाई का फॉर्मूला है जिसमें विलेय पदार्थ कितने मोल पड़ा हो, 1 मोल। ध्यान रखने वाली बात है कि हमको जब भी कोई विलयन मिलेगा ये जरूरी नहीं होगा कि हमारा विलयन 1 मोल के ही विलेय द्वारा बनाया गया है। हो सकता है हमारा विलयन 2 मोल विलेय द्वारा बनाया गया हो सकता है हमारा विलयन 3 मोल विलेय द्वारा बनाया गया हो, लेकिन ये तो फॉर्मूला 1 मोल के विलयन द्वारा 1 मोल विलेय द्वारा बनाए गए विलयन के लिए है। तो मुझे क्या कर लेना चाहिए, मुझे विलयन के मोलों की संख्या निश्चित ना करके कुछ मान लेनी चाहिए। तो मैं यहां लिखता हूं यदि विलेय के मोलों की संख्या स्मॉल n हो, देखिए आप इसको ऐसे भी समझ सकते हो, 1 मोल विलेय के लिए जो विलयन बनाया जाएगा उसके लिए पाई का फॉर्मूला 1/vt, 2 मोल विलेय होगा 2/vt, 3 मोल विलेय होगा 3/v × t। तो आप इस प्रकार से फॉर्मूले को बना सकते हैं, लेकिन जब कभी n मोल विलेय के लिए होगा तो फॉर्मूला मेरा चेंज होगा पाई प्रोपोर्शनल टू n/v × t। मैं एक काम और कर लेता हूं, पाई लिखे लेता हूं प्रोपोर्शनल n/v, अगर मोलों की संख्या है, ये आयतन है, मोलों की संख्या बटे आयतन। अगर आप ध्यान दें तो ये मोलरता का फॉर्मूला है और मोलरता के फॉर्मूले को या तो आप कैपिटल M से लिख सकते हो या आप एक काम कर सकते हो C से लिख सकते हो, लेकिन ध्यान रखने वाली बात है ये C है ये मोलरता का सूत्र है। आपको याद होगा जब फर्स्ट नियम पे मैंने एक और लाइन लिखी थी पाई प्रोपोर्शनल टू C, आप चाहे तो डायरेक्ट वहां से C को ले सकते थे और आप चाहे तो यहां से C को लिख सकते थे। मैंने आगे क्या लिख दिया T। एक काम और करने वाले हैं हम, पाई प्रोपोर्शनल का सिंबल हटाएंगे, इक्वल का निशान लगाएंगे और मैंने एक कांस्टेंट लगा दिया S। अगर कांस्टेंट S लगा दिया, प्रोपोर्शनल का सिंबल हटाते हुए कांस्टेंट S लगा दिया, तो अब बात आती है सर ये कांस्टेंट कौन सा है। तो बेटा जैसे गैसों के लिए जब आपने फॉर्मूला बनाया था दाब का PV = nRT, उसमें R गैस का नियतांक था। अब क्योंकि आपने ये फॉर्मूला विलयन के लिए बनाया है, ये विलयन का नियतांक है या विलयन स्थिरांक है। अब बात आएगी विलयन स्थिरांक को S से क्यों लिखा गया, तो उसका भी एक रीजन है, क्योंकि विलयन को आप सॉल्यूशन बोलते हैं, सॉल्यूशन कांस्टेंट, क्योंकि S सॉल्यूशन कांस्टेंट है, स्पेलिंग S से स्टार्ट होती है। मैंने सॉल्यूशन कांस्टेंट से काय को लिख रखा है, ऐसे लिख रखा है S से। आप चाहते तो किसी दूसरे चीज से लिख सकते थे, लेकिन क्योंकि सॉल्यूशन कांस्टेंट है हमने इसको कहां से लिखा, S से लिख लिया है। हम इसको यहां बता भी देंगे कि S क्या है। S विलयन स्थिरांक के नाम से जाना जाता है, जहां S विलयन स्थिरांक है। अब बात आती है विलयन स्थिरांक है तो कोई ना कोई इसकी फिक्स वैल्यू होगी। हाँ बेटा इसकी फिक्स वैल्यू है, लेकिन यह डिपेंड करती है कि फिक्स वैल्यू इस बात पे डिपेंड करती है कि टेम्परेचर क्या है, किस चीज में लिया गया है, केल्विन में लिया गया या अन्य किसी राशि में लिया गया।
इस बात पे भी डिपेंड करते हैं कि दाब हमारा बार में है, वायुमंडल में है या अन्य किसी यूनिट पे ले लिया गया है, इस चीज पर डिपेंड करता है एस की वैल्यू। तो जो एस की वैल्यू कौन सी यूज करनी है, इस चीज को हम लोग पढ़ेंगे जब हम लोग परासरण दाब से रिलेटेड न्यूमेरिकल को पढ़ रहे होंगे। ध्यान रखिएगा, परासरण दाब का जो फॉर्मूला है तथा इससे रिलेटेड जितनी भी घटनाएं हैं आपको याद रखनी है, क्योंकि नेक्स्ट आर्टिकल में हम परासरण दाब से ही रिलेटेड कुछ घटनाएं पढ़ेंगे, जैसे समपरासरी विलयन क्या होते हैं, अति परासरी विलयन क्या होते हैं, अल्प परासरी विलयन क्या होते हैं, इन चीजों को भी पढ़ेंगे। और साथ में अति परासरी और अल्प परासरी विलयनों के मध्य में होने वाली कुछ विशेष घटनाओं को पढ़ेंगे जो हमारे यहां बोर्ड एग्जाम में काफी ज्यादा आती हैं। तो मुझे उम्मीद है कि आप इन सब चीजों को तैयार करोगे, और जो भी समझ में ना आया हो मेरे इस क्लास पे तो आप उसको कमेंट बॉक्स पर लिख दीजिएगा, मैं उस चीज को दोबारा से एक वीडियो के जरिए समझा दूंगा। तो फिर हम लोग नेक्स्ट लेक्चर पर मिलते हैं। धन्यवाद।